हेलो एवरीवन, आपने 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर ली है। आज हम कॉमर्स के नए सब्जेक्ट के साथ सफर करने जा रहे हैं जो है अकाउंटिंग। वैसे तो कॉमर्स में बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, वन लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, मैथ्स और पीएचई भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। और आज इसमें सबसे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है उसे शुरू करने जा रही हूँ। आज तक 10th क्लास में आपने इस सब्जेक्ट को कभी भी नहीं पढ़ा था, हाँ, लेकिन अकाउंट वर्ड को जरूर सुना होगा, जैसे बैंक अकाउंट, गूगल अकाउंट। यदि अकाउंट के आगे हम आईएनजी लगा देते हैं तो बेटा अकाउंटिंग बन जाता है। और यदि अकाउंट की हिंदी करें तो इसे खाता कहते हैं। और यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम कह देते हैं कि मेरे खाते में लिख देना। आज ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना ताकि आप बच्चों को अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। आपको पता है कि जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। उसी तरह सीबीएसई ने भी हमें 11th के पहले लेसन में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। बच्चों, यदि आपको अकाउंटिंग में महारथी बनना है तो मैं इस सफर में आपके साथ हूं। स्टार्टिंग में शायद आपको अकाउंटिंग का मतलब समझ ना आए, लेकिन वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा। जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है जैसे कि आपका अकाउंट में जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन्स होती है उसको जिस भाषा में बात किया जाता है उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे आपकी हिंदी एक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है। इससे बिजनेस में बिजनेसमैन जब आपस में कोई भी बातचीत कर रहे होते लेने देने का, ट्रांजैक्शंस का, तो वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं बेटा? अकाउंटिंग की टर्म्स होती है जो वो ये बिजनेसमैन बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं। सेकंड, मैंने बताया अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी है जो आपके पेपर में पूछी जाती है। ये जरूरी भी है जाना, लेकिन बड़ी डेफिनेशन देख के घबराना नहीं है। आपको शुरू से एंड तक सारी बातें सुननी है, आपको समझ आ जाएगा। जैसे लिखे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवन विच आर इन part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अब इस डेफिनेशन को भूल जाओ, अभी मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। मैंने कुछ अंडरलाइंस करी हुई है, देखो इसकी करेक्टर से इस डेफिनेशन के बेस पे है। तो पहले हम इसको, मैंने जो है इसके अंदर जो है कोड किए हैं कुछ वर्ड्स, उनके मतलब समझाया। जैसे IMRCSAC, इसके मैं पहले मतलब बता रही हूँ। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, इसका मतलब है आपने सबसे पहले पहचान करना है कि जो भी लेन देन हो रहे हैं वेदर रिलेटेड टू द बिजनेस और रिलेटेड टू द पर्सनल। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो भी मैं लिख रही हूं, जो भी मेरे को इसमें रिकॉर्ड करना है, जो भी मेरे को देखना, आइडेंटिफाई करना है, पहले तो ये देखना है कि मुझे मतलब कि वो बिजनेस से संबंधित चीजों को अलग कर देना है और आपके घर की चीजों को अलग। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बिजनेस का है तो उसको अलग लिख दे, और अगर आपका घर का तो उसको अलग लिख दे। ये इसका मीनिंग है। सेकंड आता है आपका एम स्टैंड फॉर मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो भी आपने आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस से रिलेटेड है उसको मेजर करना है। मेजर का मतलब मापना, और किसमें करना है? इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे आप किलोमीटर, मीटर, किसी की हाइट मापते हैं तो सेंटीमीटर, तो ऐसे ही आपको अपने बिजनेस के अंदर जो भी मेजरमेंट करना है उसको किसमें लिखना है बेटा? मनी फॉर्म में लिखना है, मॉनेटरी टर्म में लिखना है कि 10,000, 20,000 ऐसे करके लिखना है आपको। तो ये इसका एक कॉमन यूनिट है। जो हमारी करेंसी है वो मनी है, तो मनी के अंदर, रुपीज के अंदर हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर स्टैंड फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है अपनी अकाउंट्स की बुक में हम जर्नल के तौर पे लिखते हैं जो रूल्स के बेस पे होता है। वट एवर वी रिकॉर्ड इन आवर अकाउंट, वो एक रजिस्टर होता है जिसको इन द बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं, और जर्नल के रूप में लिखते हैं। इसके कुछ रूल्स है जो आपको बाद में बताए जाएंगे। डेली रूटीन का कुछ भी खरीदना, बेचना, खर्चा जो भी है, वट एवर वी आर डूइंग, उसको हमने बिजनेस से रिलेटेड हर एक ट्रांजेक्शन को हमने इस बुक ऑफ अकाउंट जर्नल में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट आता है सी स्टैंड फॉर क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन वन नेचर एट वन प्लेस। इसका मतलब है जैसे हमने कोई चीज परचेज करी, परचेज वाली सारी चीजें अलग कर दो। हमने कुछ सेल करा तो सेल्स वाली चीजें अलग कर दो। कुछ हमारे एक्सपेंसेस हुए तो एक्सपेंसेस को अलग कर दो। कहने का मतलब है जो एक नेचर की ट्रांजैक्शंस है उसको ग्रुप बना के अलग कर दो।
और दूसरों को अलग कर दो। मान लो आपकी क्लास में गर्ल्स और बॉयज हैं, मतलब मान लो 40 आपके स्टूडेंट है, 40 में से आपके जो है वो 15 आपके जो है वो बॉयज है, रेस्ट क्या हो गया आपकी गर्ल्स होगी। तो बॉयज एंड गर्ल्स को अलग लिखना, दैट इज नोन एज ग्रुपिंग। और ये हमारे अकाउंट में जो भी लेन देन होता है उसको ग्रुपिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं लेजर। अकाउंटिंग टर्म हम कहते हैं लेजर, जो आपको बाद में समझ आएगा। नेक्स्ट आपका आता है एस। एस स्टैंड फॉर समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है स्मॉल, शॉर्ट में, जैसे हम बड़ी लॉन्ग में ना लिख के उसको छोटा करके लिख देना। और ये जो भी समराइजिंग करेंगे वो अंडरस्टैंडेबल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। जो भी हमारे अंदर के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको वो चीजें समझ आनी चाहिए जो भी समरी कर रहे हैं। और ये जो भी हम समरी करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट के अंदर। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में पता जरूर चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो समराइजिंग का मतलब फॉर एग्जांपल मान लो एक महीने में आपकी परचेज अलग अलग टाइम में अलग अलग डेट में 10,000, 20,000, 15 करके, मतलब टोटल आपकी जो 50,000 हो गई सपोज करके। ऐस की आपकी सेल जो है अलग एक ही मंथ में अलग अलग डेट में आपकी 10, 20, 25 ऐसे करके या 5 करके 2,000 करके 80,000 बनी। तो हमने अलग अलग डेट वाइज नहीं लिखना समराइजिंग में, हमने 50,000 परचेज दिखा देनी है समराइजिंग में और 80,000 हमने जो है सेल दिखानी है, ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि एक महीने में मेरी परचेज कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई। तो इसी को समराइजिंग कहते हैं कि समरी में मतलब एट ए ग्लास हमें पता चल जाए कि इस मंथ में हमारी परचेज या सेल कितनी हुई। मतलब एग्जांपल बता रही एज ए समरी फॉर्म में, मतलब डिटेल ना लिखते हो, उसको स्मॉल में लिखना ताकि हमें समझ आ जाए। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आता है हमारा एस क्या ए मतलब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब है मीनिंगफुल जजमेंट जब हम कर सकते हैं जब हमारे पे डाटा अच्छे से लिखे होंगे, एग्जैक्टली हमें पता होगा जो डाटा जो ट्रांजैक्शन जो हमने समरी फॉर्म में करा या क्लासीफाई करा रिकॉर्ड करा उसको हम स्टडी करेंगे और उसको बाद हम ये उसकी जजमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस की और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन आवर मैनेजमेंट टेक द फाइनल डिसीजंस आल्सो, कि उसे फाइनल डिसीजन क्या लेने हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है हमने तो एस्टिमेट करा हो शायद हम लोगों को 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन जब हमने इसको एनालिसिस करा तो हमने ये देखा कि 50,000 प्रॉफिट की जगह 60,000 का लॉस हो गया। तो हमारा जो डिसीजन जो हमने सोचा था वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये एनालिसिस इसीलिए करते हैं ताकि हमारी जो मैनेजमेंट है या कोई भी जो भी इससे इंटरेस्टेड लोग हैं वो उसको देखे और अपनी जजमेंट बना सके कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है। तो ये आपको मेरे ख्याल से एनालिसिस का मतलब समझ आ गया होगा। लास्ट बेटा इसमें है सी। सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बताना। ये किनको बताना, उन सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हमारी पता होनी चाहिए टाइमली, ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके बिजनेस से रिलेटेड। अब कम्युनिकेटिंग में हमारा कौन कौन से लोग आ सकते हैं, बैंक आ सकता है जिनसे हम उधार लेते हैं, या हमारे कोई सप्लायर हो सकते हैं जिनसे हम माल लेते हैं, या हमारे जो है गवर्नमेंट हो सकती है जो हमारे ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस इम्पोज करते हैं। मैनेजमेंट तो लेगी इसमें, उसको तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारे डिसीजन लेगी कि हमने आगे का क्या करना है। अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो कहेगी ठीक है कंटिन्यू बिजनेस करो, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं होता वी सफर फ्रॉम लॉसेज तो वो उसी हिसाब से हमारा डिसीजन लेगी। तो ये जो कम्युनिकेट हम लोग ऐसे, हमारी कई साइट पे वेबसाइट होती है बेटा जहां से हम लोग जो ये क्लियर करते हैं कि हमें जो है अपनी पब्लिक को बताना है वेयर वी स्टैंड। अगर हमें ये पता होगा तभी हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं। अब आपको ये जो मैंने सारी चीजें बताई हैं ये IMRCSAC, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर बताया, रिकॉर्डिंग आपको समझ आ गया कि हमने क्या करना है। फिर क्लासीफाइंग में मैंने बता दी, इसमें आया समराइजिंग वर्ड भी आया, आपको पता चल गया। मनी भी आपका आ गया। फाइनेंशियल करेक्टर मतलब मनी में जो होता है इंटरप्रिटेटिंग। तो इस तरीके से आपने जितने भी वर्ड्स देखे हैं वो मोस्टली सारे इसके अंदर आ चुके हैं। तो इसका मतलब आपको डेफिनेशन अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेरी इजी हो गया आपके लिए। और यही आपका बेसिक जो है अकाउंट्स का जो है वो है, अकाउंटिंग जो मीनिंग है स्टार्टिंग में जो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे रही वही इसका मतलब है। बेटा ये हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता अगर हमारे पास रिसोर्सेज मान लो कम होते, स्मॉल इन अमाउंट होते, तो वेरी इजी होता रिमेंबर करना आपकी प्रेजेंट चीजों को। लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन हमारी के मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गया और ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया टू कीप द ट्रैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज द रीजन बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ इवेंट्स एंड रिकॉर्ड
बिफोर डिमिनिशिंग फ्रॉम द मेमोरी। हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हम सारी चीजें जो है उसको रिकॉर्ड करके रख सके। तो ये इसीलिए जो है हमारा जो अकाउंटिंग का जो काम है वो इसीलिए आया, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो हमारी मेमोरी में नहीं आ रही चीजें हम नहीं कर सकते, वो हमारे एक सिस्टमैटिक वे में हम सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सके। और इस तरीके से हम ये भी जान पाते हैं कि हमारी जो बिजनेस में लॉस हो रहा है, अगर वी सफर फ्रॉम लॉसेस देन वी टेक decision regarding whether we continue our business or discontinue our business. If we earn profit, then also we take the decision. तो बेटा मुझे लगता है कि आपको मैंने जितना भी समझाया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अभी मैंने खाली जस्ट आज फर्स्ट डे था तो मैंने थोड़ा ही बताया है, ताकि ये एक आपका जो है पूरा का पूरा ऐसी मैंने चीजें बताई हैं जो पूरे आगे वाले लेसन को कवर बड़ी जल्दी करेंगी और आपको क्विकली चीजें समझ आ जाएंगी। अगर बेटा आपको कोई चीजें समझ आ गई हो तो प्लीज आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर मेरा चैनल करें। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी चीज जो इसमें से समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हो, ये मुझे आसान लगा या ये मुझे मुश्किल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।